नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या सेना का प्रमुख आईपीएस हो सकता है? तुरंत जवाब आएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तब फिर अर्धसैनिक बलों का प्रमुख उसके कैडर से क्यों नहीं होना चाहिए? अर्धसैनिक बलों में जो अफसर बनते हैं वो भी यूपीएससी की ऑल इंडिया परीक्षा पास कर बनते हैं। इन दिनों इस कैडर के अफसर बहुत बेचैन हैं कि उन्होंने जो लंबी लड़ाई लड़ी, अदालत से जीत भी गए, लेकिन उनकी जीत को रौंद देने के लिए सरकार संसद में एक नया बिल पेश करने वाली है। इन सेवाओं के अफसरों के अनुसार अगर यह बिल पास हो गया तो ग्रुप ए के अफसरों का ऊपर की तरफ देखना, यानी आईजी के पद तक भी पहुंचना असंभव हो जाएगा। मतलब अपनी नौकरी में चांद की तरफ नहीं देख पाएंगे। हम इस वीडियो में इन सवालों पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल पर आने से पहले एक सवाल यह भी है कि सरकारी नौकरियों में तबादले को लेकर, प्रमोशन को लेकर बहुत लोग हम पत्रकारों से शिकायतें करते रहते हैं और हम, खासकर मैं, मना कर देता हूं। इसका कारण है कि यह विभाग का आंतरिक मामला होता है। जब तक उस विभाग की पूरी समझ ना हो, आधिकारिक बयान ना मालूम हो, उससे दूर रहना चाहिए। आमतौर पर जो लोग सरकारी सेवाओं में होते हैं वो ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते हैं और उनकी बात पर भरोसा कर तबादले और प्रमोशन पर सवाल उठाने से कई बार बड़ी गलती हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग फ्रस्ट्रेशन में प्रेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि उसका हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो इस वजह से हमारी दूरी ऐसे विषयों से रहती है। दूसरा कारण है मीडिया। जब देश में मीडिया को खत्म किया जा रहा था तो सभी तालियां बजा रहे थे। मैं तब भी कह रहा था कि मीडिया के खत्म हो जाने का मतलब मीडिया का खत्म होना नहीं होता है, जनता का खत्म कर दिया जाना होता है। जब पत्रकारिता गुलाम हो जाती है तो गुलाम होने की बारी जनता की होती है। आप इसकी भरपाई सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराकर या रील बनवाकर या पॉडकास्ट कर या वीडियो बनवाकर नहीं कर सकते। जब तब किसी आदेश का सहारा लेकर किसी यूट्यूब चैनल को अचानक बंद कर दिया जाता है, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवा दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं। उनकी यह दलील माफ करने लायक नहीं कि वे बस आदेश का पालन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार सामने आ चुका है कि सरकार के बड़े अफसर भी वैचारिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर इस खेल में अपनी मर्जी से शामिल रहते हैं। तो अब जब मीडिया को खत्म कर दिया गया है तो जाहिर है खबरों का असर होना भी बंद हो जाएगा। सरकार क्यों परवाह करेगी कि खबरों में क्या छप रहा है? अखबार में खबर छप जाए या ना छपे, दोनों का अब सरकार पर कोई असर नहीं होता। आप खुद भी अपने जीवन में इस बात को आजमा कर देख सकते हैं। गरीब आदमी की आवाज उठाना एक बात है, क्या सरकारी सेवाओं में 30-30 साल तक अफसर रहे लोगों की आवाज उठानी चाहिए? क्या वे भी इतने लाचार हैं? उनका जवाब होगा, तब हम कहां जाएं और किसके पास जाएं? बात सही है, सरकार नहीं सुनेगी तो मीडिया के पास ही आएंगे। लेकिन मीडिया कहां है इस देश में? ग्रुप ए के कैडर को कौन चलाता है? देश का गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कौन है? आदरणीय अमित शाह। क्या इस देश के किसी गोदी मीडिया में हिम्मत है कि वह अमित शाह की तस्वीर लगाकर डिबेट कर ले कि गृह मंत्री जवाब दें? जब ग्रुप ए को कोर्ट से जीत मिली, सुप्रीम कोर्ट से 2-2 बार जीत मिली, तब उन्हें उनका हक क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर यूपीए की सरकार होती तब जरूर 300 कैमरे गृह मंत्री से सवाल कर रहे होते। क्या कोई गोदी मीडिया ऐसा कर सकता है? हो सकता है अपवाद हो, लेकिन मूल सवाल है कि क्या गोदी मीडिया गृह मंत्री से सवाल कर सकता है कि ग्रुप ए के अफसर आईजी क्यों नहीं बन सकते? क्यों उनके आईजी बनने में सालों लग जाते हैं और उनके टॉप पोस्ट को आईपीएस के लिए क्यों रिजर्व किया जाता है? हम बतौर पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि हम पत्रकार कहां जाएं? हमारे साथियों का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाता है। किसी भी पत्रकार को पुलिस इसलिए उठाकर ले जाती है क्योंकि वह सड़क पर गैस की दिक्कत का सामना कर रहे दुकानदारों से पूछ रहा होता है।
तो क्या सेवा से रिटायर हो चुके अफसर इन पत्रकारों के बचाव में कहीं भी एक लाइन लिख सकते हैं? जो रिटायर हो चुके हैं उनसे हमारा सवाल है। हम भी समझते हैं जो सेवा में हैं नहीं बोल सकते, और जानते भी हैं कि जो सेवा में हैं वो भी अपने दोस्तों के बीच इन बातों से खास मतलब नहीं रखते, किनारा कर लेते हैं। आपने वो खबर तो देखी होगी कि 200 से अधिक रिटायर नौकरशाहों, पूर्व सैनिक अधिकारियों ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है कि वे संसद की सीढ़ी पर बैठकर चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, इससे संसद की गरिमा कम होती है। क्या ये अफसर चाय बिस्किट कैसे खाई जाए इसके एक्सपर्ट हैं? क्या ये इनका काम है? क्या ये इस बात को लेकर पत्र लिखेंगे कि सांसद अपनी घड़ी, जूते, कपड़े के दाम भी बताएं, बेल्ट और बैग के ब्रांड भी बताएं? ये इनकी चिंता का हिस्सा होना चाहिए। इसी लोकसभा में विपक्ष के साथ क्या होता है, क्या इन अफसरों को कभी नहीं दिखा? ऐसा नहीं है कि रिटायर होने के बाद अफसर लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। कुछ अफसर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने लिए, देश के लिए, पत्रकारों के लिए भी लड़ते हैं। लेकिन अलग अलग सेवाओं के लाखों रिटायर अधिकारियों ने इस पैमाने पर निराश भी किया है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वे जिस सेवा में थे वहां इसलिए पहुंचे क्योंकि देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, तटस्थ व्यवस्था थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के खत्म हो जाने पर चुप रहें, राजनीति और धार्मिक उन्माद के असर में तालियां बजाएं और अपने लोकतांत्रिक अधिकार की लड़ाई भी लड़ लें? दूसरे के लोकतांत्रिक अधिकार को कुचलकर क्या आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं? उम्मीद है इस सवाल पर ग्रुप ए के अधिकारियों के बीच सार्थक बहस होगी। एक और सवाल के साथ कि अगर लोकतंत्र पर हमला हुआ, उन्हें दिखा या दिख रहा है, इसकी संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अब आते हैं कि क्या अर्धसैनिक बलों के अफसरों की मांग सही है। सही और गलत से पहले इस पर आते हैं। उनके साथ जो हुआ बहुत दुखद है। उन्होंने अपने काडर के मसले की लड़ाई अदालतों में 15 साल तक धीरज के साथ लड़ी, हर अनुशासन का पालन किया है। हाई कोर्ट में जीते, सुप्रीम कोर्ट में जीते, फिर से मामला हाई कोर्ट में गया, फिर से सुप्रीम कोर्ट में जीते। इसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए उनका यह सवाल सभी का सवाल होना चाहिए, एक पत्रकार का भी और उस सिपाही का भी जो इन्हीं अफसरों से छुट्टी नहीं मिलने के कारण हताश हो जाता है और कभी कभी खुद को खत्म कर लेता है। हिंदी के अखबारों में अक्सर भीतर के पन्नों पर इतनी बड़ी खबर को छोटी कर छाप दिया जाता है। सीमा से लेकर सीमा के भीतर तक चुनौतियों के हिसाब से देखें तो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ जैसे ग्रुप का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उनका काम जोखिम भरा होता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी सिस्टम में केवल इन्हीं का हक मारा जाता है। इसे भी याद कर लीजिए, ईडी के निदेशक के तौर पर संजय मिश्रा को बार बार एक्सटेंशन मिलता रहा, 5 साल तक इसी पद पर रहे। इसके कारण कितने ही आईपीएस या आईआरएस का हक मारा गया होगा, मगर किसी ने उफ तक नहीं की। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि क्या देश में कोई दूसरा योग्य अफसर नहीं है। कोर्ट को आदेश देकर उन्हें हटाना पड़ा था। फिर मार्च 2025 में संजय मिश्रा को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य बना दिया गया। क्या हम अपने विषय से भटक रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह सवाल व्यवस्था का है और व्यवस्था कैसे चलती है। इधर उधर झांके बिना आप किसी काडर के प्रमोशन की बात नहीं कर सकते हैं। ग्रुप ए की सेवाओं के अफसरों ने अपने हक की लड़ाई में 15 साल अदालतों में गुजारे हैं, कोर्ट में जीत हासिल की है। इनका सवाल है कि इनकी सेवाओं के टॉप पोस्ट पर अक्सर किसी राज्य से आईपीएस को लाकर क्यों बिठा दिया जाता है। इनकी सेवाओं का जो टॉप पोस्ट है वो बाहर से लाए गए अफसरों से भरा जाता है और काडर के भीतर जो तैयार होते हैं, जिनके पास अनुभव होता है, वो प्रमोशन के लिए 10-10, 15-15 साल इंतजार करते रह जाते हैं और उन्हें पद भी नहीं मिलता, पैसे का भी नुकसान होता है। 2011 में इन सेवाओं के अफसरों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट में जीत गए। फिर सरकार इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई
और वहां भी 2019 में जीत गए। इसके बाद किसी तरह से यह मामला फिर से अदालतों के चक्कर में गया और 2025 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत के सामने, उनकी बेंच के सामने पहुंचा। अक्टूबर 2025 में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने फैसला दिया कि ग्रुप ए के अफसरों की मांग सही है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ही इस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। केंद्र सरकार दोबारा केस हार गई। बेंच ने यह भी माना कि सीएपीएफ के ग्रुप ए के अधिकारी को ऑर्गेनाइज्ड सर्विस में गिना जाए, मतलब इन्हें भी समय के अनुसार प्रमोशन दिया जाए। काडर के अफसरों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार को सीएपीएफ के भीतर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड या फिर इंस्पेक्टर जनरल के रैंक तक के पदों पर आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन पोस्टिंग को धीरे धीरे कम कर देना होगा। इसके लिए 2 साल की आउटर लिमिट दी गई। इन 2 साल के भीतर सरकार को सीएपीएफ के अलग अलग पदों पर नियुक्त आईपीएस अधिकारियों को उनकी पोस्टिंग से हटाना था। दिसंबर 2025 में सीएपीएफ के रिटायर अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर कर दी। आरोप लगाया कि वे कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रहे। लेकिन इसके कुछ हफ्ते बाद ही गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र भेजा कि केंद्रीय डेपुटेशन के लिए और अधिक आईपीएस अधिकारियों को रिलीज किया जाए। जनवरी खत्म होते होते गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आता है कि किसी भी आईपीएस को अगर अपने राज्य के काडर में आईजी बनना है तो एसपी और डीआईजी के पद पर तैनात अधिकारियों को 2 साल के लिए अनिवार्य रूप से केंद्रीय डेपुटेशन पर काम करना होगा। यह आदेश 2011 के बाद से नियुक्त हुए आईपीएस अधिकारियों के लिए था। अवमानना की याचिकाओं के जवाब में फरवरी में सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि हम इस मसले को सुलझाने के लिए इस बार के सत्र में एक बिल लाने पर विचार कर रहे हैं। 10 मार्च को मोदी सरकार की कैबिनेट ने नए बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी, जो संसद में पेश किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर यह बिल पास हो गया तो ग्रुप ए के सीनियर पदों पर आईपीएस की तैनाती बरकरार रहेगी और ग्रुप ए के अफसर अपनी 15 साल की लड़ाई हमेशा के लिए हार जाएंगे। वो जीत कर भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। इस बिल को अगर पेश किया जाता है, पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। 16 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा पालन किया जाना चाहिए। यह फैसला हमारे बॉर्डर और हमारे संसाधनों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यह चिंता की बात है कि इन अधिकारियों को अपनी सर्विस में फेयरनेस के लिए कोर्ट जाना पड़ा। कई साल तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद इनके मामले में फैसला आया, लेकिन अभी भी आदेश की पालना नहीं हो रही। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी कहा, इससे इन सेवाओं के अफसरों का मनोबल गिर जाएगा। गृह मंत्रालय पुनः रिव्यू कर दिया वहां सुप्रीम कोर्ट में। रिव्यू की याचिका को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की पीठ ने 28/10/25 को निरस्त कर दिया। फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। बाध्यकारी फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पर लागू नहीं जब किया तो फिर इन संगठनों को कंटेम्प्ट में जाना पड़ा। पहली तारीख पड़ी 10/2/26, 10 फरवरी को। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा पीठ के सामने कि सरकार इस विषय में वैधानिक हस्तक्षेप पर विचार कर रही है। ये इतना निराशाजनक है सारे फोर्स के लिए। ग्रुप ए की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जो व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है। इसमें किसी की साइन नहीं है, किसी का नाम नहीं है, मगर उन्हीं के मुद्दे की बात कर रहा है। यह हाल है इस देश में डर का। ऐसा लगता है कि चारों तरफ भूत मंडरा रहा है, सबको भूत ने धर लिया है। इस पत्र में लिखा है आईपीएस और ग्रुप ए में कोई बराबरी नहीं। ग्रुप ए के अफसरों को कभी जिले में तैनाती नहीं हो सकती। फिर उनका क्या अनुभव है कि वे सीधे बीएसएफ सीआरपीएफ को लीड करने आ जाते हैं। हमारे पास इस वीडियो के लिए आईपीएस अफसरों का कोई पक्ष नहीं है। ये इस वीडियो की एक कमजोरी है। मतलब हम नहीं बता सकते कि इन पदों पर आईपीएस क्यों लाए जाते हैं।
इसके पीछे का तर्क क्या है? जब भारतीय पुलिस सेवा के अनेक पद हैं तो उन्हें दूसरे विभाग में जाने की क्या जरूरत है? क्या आईपीएस को भारतीय सेना का चीफ बनाया जा सकता है? नहीं। तो अर्धसैनिक बलों का चीफ कैसे बना सकते हैं? हमें पता है कि ऐसे वीडियो को लोग नहीं देखते हैं, बहुत कम व्यूज आते हैं। इस वीडियो को ग्रुप ए के अफसर जब देखेंगे तब खुद भी चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने देखा। फिर भी हमने यह वीडियो बनाया क्योंकि ग्रुप ए के अफसर वाकई कई मुश्किल हालात में देश के लिए लड़ते भिड़ते दिखाई देते हैं, काम करते हैं। इनका योगदान अच्छा है। इनके साथ होने वाले अन्याय को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया, लेकिन हमने यह वीडियो उस वर्ग से संवाद के लिए भी बनाया है जिसे इस देश में स्कूल से लेकर नौकरी तक में हर तरह की बेहतरीन सुविधाएं मिली। जो एक तरह से सक्षम वर्ग है, उसे सवाल भी करना था कि जब मीडिया खत्म कर दिया जाएगा तो क्या कोई भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ पाएगा? किसी की आवाज कहीं पहुंच पाएगी? ये सवाल उन अफसरों से भी करना था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।